सो इन दिस लेक्चर ऑफ डीएसए हम लोग पॉइंटर से चालू करेंगे और उसके आगे फिर हम लोग ने एरेज ये जो भी पढ़ा है उस पे हम लोग जाएंगे। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद पॉइंटर्स। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें करना है। पहला तो कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, पॉइंटर्स में, ठीक है, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमें इन पॉइंटर्स, फर्स्ट, व्हाई डू वी रिक्वायर पॉइंटर्स, ठीक है। सेकंड, डिक्लेरेशन पॉइंटर्स का कैसे रहता है। थर्ड, इनिशियलाइजेशन कैसे होगा। जैसे लास्ट हमने देखा था, डी रेफरेंसिंग क्या होता है, एंड फिफ्थ इज डायनेमिक एलोकेशन कैसे काम करेगा। ये कुछ टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी सीधे थियरी पॉइंट्स डाले हैं सो दैट वो चीजें हमें यहाँ पे लिखने ना पड़े। तो अब ये सब तो ठीक है, बट इसके पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या है वो समझते हैं हम लोग, ओके। तो अब व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंटर्स, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मेरे पास तो दिस इज द मेन मेमोरी, ओके। तो मेन मेमोरी का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली रैम। और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे पार्ट डिवाइड होता है, ठीक है, लाइक दिस। ये हीप है, ये स्टैक है, और उसके नीचे यहाँ पे हमारा कोड सेक्शन आता है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो मैं जो भी कुछ कोडिंग करूंगा, जो भी हम लोग कुछ कोड डालेंगे ना, वो सारा कोडिंग आपका, वो सारा कोडिंग जो है हमारा, वो ये कोड सेक्शन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी मेन मेथड और आगे जो भी मैं कोडिंग लिखूंगा वो सब कुछ यहाँ पे जाएगा। दैट्स माय कोड सेक्शन। और हम लोग स्टैक जो है ना, स्टैक में हमारा एक पॉइंटर बनेगा। तो जब हम लोग पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं तो ये जो स्टैक मेमोरी है, वो स्टैक मेमोरी में एक पॉइंटर मेरा असाइन होगा। और वो बेसिकली रेफर करेगा कुछ चीजों को, कोई मेमोरी एलिमेंट्स को, कोई डेटा को, जो बेसिकली अवेलेबल होता है हीप में, ठीक है। ये पैटर्न होता है, समझो ध्यान से। तो ये हमारा पैटर्न रहता है जहां पे हमने कंप्यूटर के अंदर कोई एक कोड लिखा है और वहां पे हमने कोई एक पॉइंटर जब डिक्लेयर किया है, तो ये पैटर्न बेसिकली काम करता है। तो अब हमें क्या करना क्या है, हमें यहाँ पे जो बेसिकली हीप मेमोरी है, हीप मेमोरी को एक्सेस करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्चुअल डेटा यहाँ पे रहेगा। और पॉइंटर बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा जो एड्रेस करेगा वहां पे जो डेटा है। तो हमें काम क्या करना रहता है, एक्सेसिंग हीप मेमोरी। देन सेकेंड होता है जहां पे हम लोग रिसोर्स जो रहेंगे उनको एक्सेस करता है। एंड थर्ड, पैरामीटर्स पास करते हैं हम लोग, जिसके थ्रू एक्स्ट्रा ऑपरेशन अगर कोई हमें चाहिए तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये छोटा सा उसका जो हम लोगों ने बात किया उसका ये थियरी और ये एक एग्जाम्पल है। तो एक कोड हम लोग यहाँ पे, मैं सिंपल यहाँ पे आपको सीधा लिख के बताता हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल होगा
और एक मेरे पास एड्रेस वेरिएबल होगा, ठीक है। एक मेरे पास एड्रेस वेरिएबल होगा और एक डेटा वेरिएबल होगा। अब डेटा वेरिएबल का मतलब क्या रहता है, मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूं a=10, तो ये जो वैल्यू 10 है ये हमने a वेरिएबल में डाला है, और ये सब मेरे पास होगा इंट मेन वाले मेथड के अंदर, है ना। तो ये इंट मेन वाला मेरा मेथड है, यहाँ से मेरा प्रोग्राम चालू हुआ और उसके अंदर ये मेरा फर्स्ट लाइन आएगा जहां पे मैंने लिखा a=10। और उसके बाद में ये जो मेरा एड्रेस वेरिएबल है, तो एड्रेस वेरिएबल को मैं कैसे पॉइंट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं इंट एस्ट्रिक साइन डालूंगा। एस्ट्रिक के आगे मैंने यहाँ पे बना दिया p, ठीक है। तो अब अगर हमें पता रहेगा कि हमारे पास रैम पे एक मेमोरी लोकेशन रहेगा, जो मेमोरी लोकेशन लेट्स सपोज अगर 2 बाइट है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 201 एंड 200 एंड 201, ये 2 बाइट्स है, 2 मेमोरी लोकेशन है जो बेसिकली ए को असाइन किया हुआ है, जिसके अंदर मेरा वैल्यू 10 सेव्ड है, ठीक है। दिस इज द मेमोरी लोकेशन। और जब मैं यहाँ पे p=& a जब लिखूंगा, तो अब इसका मतलब क्या रहेगा कि मेरे पास एक मेमोरी एड्रेस रहेगा। अब ये मेमोरी एड्रेस कोई दूसरा हो सकता है, ये मेरा मेमोरी एड्रेस है जिसके अंदर मेरे पास ए वाला जो वेरिएबल है इसका एड्रेस सेव्ड है, और ये मेमोरी लोकेशन को मैं पी बोल रहा हूं। समझ में आया? क्लियर है? और जब मैं p को रिफर करूंगा तो p विल प्रोवाइड मी मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल a, और जब मैं a के पास जाऊंगा तो एक्चुअल डेटा मुझे मिलेगा। दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये क्लियर है आपको? यस। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे इफ आई राइट printf %d, a, बराबर है। तो अगर मैं ये लिखता हूं एंड इफ आई राइट printf देन %d, p, तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ये वाला लाइन तो मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा दैट इज 10, है ना। और इसके बाद वाला जो लाइन है पॉइंटर पी क्या प्रोवाइड करेगा मुझे जल्दी बताओ। पॉइंटर पी विल प्रोवाइड मेमोरी लोकेशन, कौन सा मेमोरी लोकेशन? 200। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है आपको? यस, क्विक बताओ जल्दी से, एम आई क्लियर विद दिस? स्टूडेंट्स, बाकी लोग जल्दी बताओ, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक। क्लियर है सबको? Okay. So if you have clear idea, I want you to try this specific point. Okay, जल्दी से ट्राई करो, और आपको एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करके आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो हमने कल एक कंपाइलर चेक किया था, जीडीबी कंपाइलर। तो मैं जीडीबी कंपाइलर पे जाके वहां पे ये सेम कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बराबर है। So if I just go on the online compiler, और यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे मेरे लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई ट्राई टू आई ट्राई टू क्रिएट वन डेटा वेरिएबल। देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एड्रेस वेरिएबल बनाया, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा %a, राइट। एंड देन इफ आई ट्राई टू से डबल कोट्स %d, कॉमा। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, लेट्स से ए प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बराबर है। एंड printf देन %d, और %d के आगे यहाँ पे कॉमा डाल के अब हमें p प्रिंट करना है, बराबर है।
तो यहाँ पे हम लोग पी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पॉइंटर पी। दैट्स इट, हो गया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अच्छा कंपाइलर सिलेक्ट नहीं किया हमने, तो मैं यहाँ पे सीपीपी सिलेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वैल्यू इसने क्या दिया, आपको दिख रहा है, ये पॉइंटर जो है ये मेमोरी लोकेशन बता रहा था, और वो मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू 10 था। और अगर मैं इसको स्लैश एन कर दूं, स्लैश एन, क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। तो बैक स्लैश एन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आई होप आपको पता है कि हमारा जो वैल्यू है वो चेंज होके आएगा यहाँ पे, है ना, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, किसी को भी डाउट है? समझ में आ गया सबको यहाँ तक? जल्दी बताओ। अदर गर्ल्स, रिप्लाई क्विक। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट और नॉट? ओके, तो आप जल्दी एग्जीक्यूट करोगे, और आउटपुट आप जो है वो अ, हमारे ग्रुप में पोस्ट करोगे। ठीक है, सेम प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करके जल्दी से पोस्ट करना है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो, जल्दी से पोस्ट करो। चलो जल्दी करो, डू इट क्विकली। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, वापस प्रोग्राम शेयर कर दिया है, जल्दी करो। दो लाइन का प्रोग्राम है, जल्दी करो, अभी तक होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहाँ तक हो गया ये छोटा सा 4 लाइन का कोड। इज इट डन? क्विक क्विक क्विक, स्क्रीनशॉट नहीं आया मुझे ग्रुप में, जल्दी से पोस्ट करो। डू इट क्विकली। इसके बाद में हमें एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, मेमोरी एलोकेशन के। अब
अभी हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बेसिकली एक सिंगल डेटा वेरिएबल बनाया और एक सिंगल एड्रेस वेरिएबल बनाया, ठीक है। ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ एंड फोकस करो यहाँ पे। तो हमने एक सिंगल डेटा वेरिएबल बनाया और एक सिंगल एड्रेस वेरिएबल बनाया, बट व्हाट इफ मुझे एक एरे असाइन करना हो, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंटर्स वाला कोड लिखता हूं, ध्यान से देखो। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई एम गोइंग टू राइट नेक्स्ट कोड हियर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय प्रोग्राम 2। और पॉइंटर्स पे, अब ये पॉइंटर्स पे मेरा सेकेंड कोड जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूड stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड किया। इसके बाद में मेरा मेन मेथड चालू होगा और मेन मेथड के अंदर अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंटर डिक्लेयर करूंगा और उसके बाद में मेरे पास अगेन, अगर हमें याद हो प्रीवियस कंसेप्ट, तो हमारे पास मेमोरी जो असाइनमेंट होता है वो कैसे रहता है। यहाँ पे मेरा मेमोरी ब्लॉक है, तो ये वाला मेरा कोड सेक्शन होगा, है ना। दिस इज माय कोड सेक्शन। और इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारा हीप होता है और ये स्टैक मेमोरी होता है। तो स्टैक मेमोरी में से पॉइंट करता है और डेटा आपका सेव कहाँ पे रहता है, हीप पे रहता है सेव, बराबर है। तो जब मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट किया तो वो पॉइंटर के लिए ये मेरा इतना स्पेस जो है वो असाइन हो गया। तो लेट्स से यहाँ पे ये मैंने पॉइंटर क्रिएट किया है और पॉइंटर एक कोई मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा, और ये मेमोरी लोकेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा बेसिकली मेरे एरे का, जिसके अंदर मेरे मल्टीपल वैल्यूज होंगे। तो ये मेरा इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ मेरे मेमोरी एक एरे होगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज। तो हम लोग उसको पॉइंट करने वाले हैं। कहाँ से पॉइंट करेंगे? स्टैक मेमोरी से पॉइंटर क्रिएट होता है और वो रिप्रेजेंट करेगा हीप जहां पे डेटा मेरा सेव्ड होगा। तो उसके लिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पैटर्न कैसे काम करेगा। तो अब p इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना है। अब मेमोरी अलोकेशन कितना होगा वो मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए m अलोक हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और ये राउंड ब्रैकेट है बाय द वे, राउंड ब्रैकेट। मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा एरे का साइज 5 है, तो 5 इंटू मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ। और अब ये कितना मेमोरी अलोकेट करेगा ना, ये हम लोग हमारे सिस्टम को डिसाइड करने देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, मतलब मेरे पास एक एरे है 5 के साइज का है, और उसमें अब आप डिसाइड करो कि 5 इंटू हम लोग कितना मेमोरी उसको ब्लॉक असाइन करेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एवरी इंटीजर विल बी असाइन 2 मेमोरी ब्लॉक्स, तो 5 इंटू 2 होगा यहाँ पे। तो टोटल 10 मेमोरी ब्लॉक्स या मेमोरी वो यहाँ पे असाइन होंगे। और उसके बाद में नीचे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं p इक्वल टू न्यू इंट 5। तो जब हमने पॉइंटर के थ्रू एरे अगर बनाना है तो ये स्पेसिफिक पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू हमारा पॉइंटर वाला कंसेप्ट ज्यादा सक्सेस हो सकता है। तो ये अगर आपको समझ में आया तो अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम ट्राई करेंगे, ठीक है। और वो एग्जाम्पल प्रोग्राम के अंदर जैसे मैंने अभी एक बार आपको बताया था वैसे सेम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, और आउटपुट चेक कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो कोड करते हैं वो कोड को हम लोग सी सी प्लस प्लस दोनों में कर सकते हैं, राइट। सिर्फ सी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज अ सी वाला कोड। तो उसके जगह पे आई कैन सिंपली आस्क फॉर सी प्लस प्लस का कोड एज वेल। तो यहाँ पे मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर जो ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल को मैं सी आउट के थ्रू प्रिंट कर सकता हूँ। सो आई से सी आउट ए, दैट्स इट, हो गया।
और printf के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूजिंग पॉइंटर, डबल कोट्स में हमने डाला है वैल्यूज, और उसके आगे मैंने p टाइप कर दिया। तो ये वाला जो मेरा कोड है ये भी काम करेगा, जिसके अंदर सी आउट एंड printf दोनों लाइन ऑफ कोड आ रहे हैं। तो इंट मेन, और यहाँ पे ऊपर अच्छा स्टैंडर्ड डालना पड़ेगा ना, यूजिंग सिस्टम। तो यहाँ पे अब मैं हैश डालूंगा। एक सेकेंड यार। तो मैंने यहाँ से ऊपर से ये सेम कॉपी किया, और यहाँ पे आई राइट हमारा जो मेन क्लास रहेगा stdio एंड iostream। iostream आएगा, और उसके आगे iostream, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये std इतना डालना है मुझे। ये स्टैंडर्ड बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्लासेस है जिसको हम लोग यूज करेंगे। अब अगर मैं जाके ये सेम कोड को अगर एग्जीक्यूट करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मुझे आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। सो दैट्स क्वाइट इजी, है ना। और मेरा एक्चुअली कीबोर्ड में थोड़ा इशू हुआ है, तो कुछ कीज प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सो दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे स्लैश एन यहाँ पे अगर डालोगे, या फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा एंडल, तो भी मेरा काम हो जाएगा। इसके आगे का आउटपुट मेरा नेक्स्ट लाइन में आएगा, ये देखो। तो मेरा फर्स्ट वैल्यू आ रहा है, एंड यूजिंग पॉइंटर्स मेरा जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा वो यहाँ पे बता रहा है। सो बहुत इजी है ये। अच्छा, अब यूजिंग पॉइंटर अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर लोकेशन अगर मुझे डालना है, तो मैं पॉइंटर लोकेशन भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे पॉइंटर लोकेशन का इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। सो आई मीन मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा चेंज कर दूं, यहाँ से अगर मैं स्टार हटा दूं, ठीक है, मैंने पॉइंटर डाला था इसके लिए वो वैल्यू दे रहा था। अगर मैं यहाँ से स्टार हटा दूं, तो स्टार हटाने के बाद में ये आपको वैल्यू क्या दे रहा है, देखो। ये आपको वैल्यू क्या देगा, ये आपको वैल्यू दे रहा है बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बार %d डालना पड़ेगा। अ, और उसको हम लोग यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो भी यहाँ पे डालेंगे। तो %a मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दोनों को मैं साथ में भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा पॉइंटर है, तो आप अगर देखोगे कि p जो है वो और %a दोनों का मेमोरी लोकेशन आपका सेम है, और a के अंदर वैल्यू जो है ना वो ये वाला है। और यहाँ पे अगर मैं और एक बार %d डालूं, एंड यहाँ पे कॉमा डाल के अगर मैं लिखता हूँ पॉइंटर p, तो ये जो p है ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन है ना। तो अगर मैं सीधा p लिखता हूँ, p में आपको मेमोरी लोकेशन कैसे आ रहा है, बिकॉज %a लिखा हुआ है, तो a का मेमोरी एड्रेस जा रहा है। तो मेरा वेरिएबल a का मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन ये है जो p में गया है। तो अगर मैं p या %a कुछ भी प्रिंट करूंगा, अच्छा, लेकिन मैं पॉइंटर p अगर प्रिंट करूंगा, तो ये मेमोरी लोकेशन प्रिंट नहीं करेगा, ये आपका सीधा वैल्यू प्रिंट करेगा। बिकॉज पॉइंटर बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन जहां पे हमारा फाइनल डेटा सेव्ड है। तो इसके लिए आपको आउटपुट जो है वो सेम आएगा। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट वाला जो ट्राई किया था वो करता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग ये कोड को चेंज करते हैं। ठीक है, ये कोड को मैं अपने ग्रुप में हम लोग पोस्ट कर देते हैं। और देन विल मूव टू नेक्स्ट। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो एरे वाला मैंने आपको कोड सिखाया वो एरे वाले कोड पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी हमने काम किया है ना वो एरे के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, और मैं ए जो है ए नाम का मैं एरे बना दूंगा। तो ए का मेरा साइज 5 का होगा,
और यहाँ पे एरे मैंने डिक्लेयर किया और एरे को इनिशियलाइज करूंगा। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए उसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दिए। तो अगर आप देखेंगे 5 वैल्यू डाले, मेरे एरे का साइज 5 का है। तो इंडेक्स पोजीशन 0 से डेटा असाइन होना चालू होगा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बनाया पी वाला। इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, p इक्वल टू, मैं यहाँ पे a लिखता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे a लिखूंगा और मुझे उसका 0th इंडेक्स पोजीशन का अगर एड्रेस सेव करना है तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा, बराबर है। और मुझे अगर कंप्लीट, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं a0 अगर लिखता हूं तो ये जो पॉइंटर है ना, इसमें सिर्फ a का 0th इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है, स्टार्टिंग एलिमेंट जो है आपका एरे का, उसका एड्रेस सेव्ड होता है। और पॉइंटर में वही काम होता है बेसिकली। जितने एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स का एड्रेस सेव नहीं होता है। बेसिकली क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ मेरा एरे जो रहेगा उसका मेमोरी लोकेशन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको सीधा %a लिख दूं, दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एम्परसेंड लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे ए लिख सकता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। तो वो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप बना सकते हैं। तो फॉर लूप के अंदर हमारा काम कैसे चलेगा, यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप बना दिया। और वो फॉर लूप के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट आई इक्वल टू 0, बिकॉज जो भी हमारे एरे होगा वो 0th इंडेक्स पोजीशन से चालू होगा, बराबर है। तो मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0 डाल दूंगा, है ना। ये तो बहुत इजी वाला है। और उसके बाद ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया पहले तो, और फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 तक जाएगा, एंड आई प्लस प्लस करेंगे हम लोग। बस ये इतना कर दिया हमने। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सी आउट, और उसमें अगर मैं लिखता हूं ए ऑफ आई, ठीक है, बस मैं इतना लिख दूं। और उसके आगे अगर मैं लिखता हूं एंडल, सो लेट्स चेक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मुझे सारे वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, राइट, है ना, सारे वैल्यूज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो मतलब ये मेरा फॉर लूप तो करेक्ट चल रहा है। यहाँ तक तो हमारा कोड बराबर चल रहा है, ये तो हमें पता चल गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने कैसे किया, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं भी डाला तो भी मेरे प्रोग्राम ने समझ लिया कि हाँ ये कर्ली ब्रैकेट ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। अब मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल सिनेरियो है। अब इसमें मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, ये लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। और पॉइंटर के बाद अब मैं यहाँ पे हमने जो सीखा ना वो कर रहा हूं। तो p इक्वल टू ब्रैकेट इंट स्टार, ठीक है, ध्यान से समझो, एम अलोक, दैट इज मेमोरी एलोकेशन। कितना मेमोरी एलोकेट करना है, तो 5 इंटू, ओके, 5 इंटू साइज ऑफ ब्रैकेट इंटीजर। तो एरे के अंदर मैंने 5 एलिमेंट, इंटीजर टाइप के 5 एलिमेंट सेव करने थे। तो वो 5 एलिमेंट सेव करने के लिए जितना भी मेमोरी की जरूरत है उतना मेमोरी एड्रेस आप यहाँ पे असाइन कर दो, ठीक है। ये मैंने कमेंट किया। और यहाँ पे अब मैं ए के जगह पे पी लिख सकता हूं फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। ये मैंने इतना यहाँ पे काम कर दिया। ओके, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट, समझ में आया सबको। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया, और पॉइंटर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमें मेमोरी लोकेशन सेव करना है। 5 के साइज का एक एरे बनेगा इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे मैंने एम अलोक का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करता है। अच्छा, बाय द वे, अब ये फंक्शन अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्लूड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा इंक्लूड एंड stdlib, दैट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये ऐड करना पड़ेगा। .hb डालना है।
तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मुझे ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज malloc फंक्शन जो है वो मेरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे सॉरी मेमोरी लोकेशन असाइन कर दिए। अब वैल्यूज असाइन करने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मेरा जो पी वाला पॉइंटर है ना, वो पांच अलग अलग इंटीजर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि उसके 0th इंडेक्स पोजीशन पे 10 डाल दो। देन इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालूंगा, एक ही लाइन में लिखता हूँ, नेक्स्ट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू यहाँ पे मैं 20 डाल रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा जो सेकेंड मेमोरी लोकेशन रहेगा उस पर 30 डालो। देन जो थर्ड इंडेक्स पोजीशन रहेगा उस पे नेक्स्ट वैल्यू डालो। एंड इसके आगे लास्ट एक वैल्यू डालो। तो अगर आप देखेंगे 5 मेमोरी लोकेशन हो गए। 0 पे 10 जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे 20, 30, 40, 50 गोज लाइक दिस, है ना, हो गया मेरा काम। अब ये होने के बाद में अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक फॉर लूप लिखा है जो p इक्वल टू आई के वैल्यू तक चलेगा। और अब अगर मैं इसको जाके यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, ओके, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। तो आपको दिख रहा है ये सेम वैल्यू, ये सेम रिजल्ट मेरे लिए जनरेट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया मैंने अभी तक क्या किया। यस, रिप्लाई करो, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्लियर है? तो मेमोरी एलोकेट हुआ और वो मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर पे क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग बाद में प्रिंट कर सकते हैं, या जिसका मेमोरी लोकेशन प्रिंट करना है वो भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो कुछ चीजें टेक्निकल जो मैं आपको बता रहा हूं ये ध्यान से समझो। अच्छा, अब ये तो हमने एकदम टेक्निकल वे कर दिया। अगर ये नहीं करना है तो मैं फिर क्या कर सकता हूं, तो ये अगर नहीं करना है मुझे, तो ये लाइन को मैं कमेंट करता हूं, ये लाइन को मैं कमेंट करता हूं, और उसके जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट p एंड p इक्वल टू म्यू इन। ओके, और यहाँ पे मैं 5 का साइज इसको असाइन कर सकता हूँ। सो दैट इज अगेन अ बेटर वे। अच्छा, ये वाला लाइन रखना पड़ेगा जहां पे हम लोग उसके इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये एमअलोक मेथड यूज करूं या ये पैटर्न करूं, मेरा सेम आउटपुट आएगा। तो अब अगर मैं वापस इसको अगर चेक करूंगा, आपको सिमिलर आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ कि मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया और वो पॉइंटर को मैं 5 मेमोरी लोकेशन जो है वो अलोकेट हो जाएंगे, मतलब वो स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन जो रहेगा स्टार्टिंग वाला उसको पॉइंट करेगा। तो मैं ये वे में लिखूं। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो भी पॉइंटर्स बनाए रहेंगे कोई एक मेमोरी लोकेशन पे, वो पॉइंटर्स जो है ना वो ऑटो डिलीट नहीं होते। मतलब ये पॉइंटर्स मेरा काम होने के बाद में भी एज इट इज रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट, डिलीट करो पॉइंटर्स को, एंड जो पी वाला हमने पॉइंटर बनाया था इसको भी फ्री कर दो। ये दो लाइंस लिखने पड़ेंगे। तो ये दो लाइंस से बेसिकली होगा क्या कि हमने जो पॉइंटर्स बनाया है जो कोई एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, मेरा काम होने के बाद में वो पॉइंटर्स को फ्री कर दो, जिससे वो अननेसेसरी मेमोरी जो है ना वो सेव्ड ना रहे, मतलब वो वेस्ट ना हो। तो जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा, अगर आप देखेंगे डबल फ्री डिटेक्टेड, मतलब जो मेमोरी रिजर्व हुआ था हमारे 5 अलग अलग एलिमेंट सेव करने के लिए, वो 5 एलिमेंट डिस्प्ले कर दिए, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया। और उसके बाद में जो मेमोरी सेव्ड हुआ था वो पॉइंटर्स का सॉरी एरे का मेमोरी लोकेशन सेव करने के लिए जो मेमोरी रिजर्व हुआ था उसको हमने फ्री भी कर दिया और पॉइंटर को डिलीट कर दिया। तो आप पॉइंटर को डिलीट करके उन्होंने रिजर्व किया हुआ मेमोरी को फ्री कर दोगे। तो ये हमारा बेसिक पैटर्न होता है, जिससे हम जो भी मेमोरी यूज करेंगे इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को भी डाउट है? समझ में आ गया? यस, मेमोरी रिलीज करना है। एक बार हमारा काम हो गया तो वो मेमोरी रिलीज कर देना है। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, तो अब अगर ये इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल कोड करेंगे। हमने जो स्ट्रक्चर सीखा था वो स्ट्रक्चर के साथ में हम लोग पॉइंटर्स यूज करेंगे।
ठीक है, ध्यान से समझो, ये वाला जो कोड है ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूं। एंड नाउ विल स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरा कोड है, ये पूरे कोड को मैं हटा देता हूं, और इसके जगह पे अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो स्ट्रक्चर पे अगर आना है हमें तो कैसे करना पड़ता है, एक तो इंट मेन मेथड मेरा अलग से होगा और उसके ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड, और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाला रेक्टेंगल वाला मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। और जो रेक्टेंगल वाला मेरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मेरे पास बेसिकली दो वैल्यूज है, एक लेंथ है एंड एक ब्रेथ है। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ दो चीजें हैं, और ये दो वेरिएबल है बेसिकली मेरे पास। तो अब जो स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट हमने कल सीखा था वो सेम है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स बनाएंगे। अलग अलग टाइप के मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ, पहले तो वो ध्यान से समझो। ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसको यूज करते हैं। उसके पहले यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ, इंट पी टाइप का पॉइंटर बना रहा हूं मैं। ठीक है, फिर एक कैरेक्टर पॉइंटर बना रहा हूं मैं। ठीक है, कैरेक्टर पी। देन एक हम लोग फ्लोट वाला पॉइंटर बनाएंगे। देन एक डबल वाला पॉइंटर मैं बनाऊंगा, और एक हम लोग स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैं उसके लिए p5 नाम का पॉइंटर बना रहा हूं। अच्छा, अब ये ऊपर जो पॉइंटर बने हैं सबको सेम नाम नहीं, नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर्स बनाए। पहले चार जो पॉइंटर्स है ये तो नॉर्मल मेमोरी लोकेशन हमारा सेव कर रहा है, और उसके बाद वाले पॉइंटर्स अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर के लिए बना है। अब ये जो पांच पॉइंटर्स बना है, ये सबको अगर मैं प्रिंट करने का ट्राई करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइज ऑफ, किसका साइज मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1 का, एंडल। देन सेम वे इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूं 5 बार, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो पॉइंटर्स मैंने बनाया वो सारे पॉइंटर्स का मैं यहाँ पे साइज कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे जो आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट अगर करता हूं, तो ये एग्जीक्यूशन पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे पास मेरे पास जो पॉइंटर्स है वो पॉइंटर्स सारे एक सेम मेमोरी लोकेशन बता रहे है ना। अगर आप देखेंगे बहुत सिंपल वे में, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर बनाया हुआ है, मैंने एक यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक फ्लोट पॉइंटर बनाया है, मैंने एक डबल पॉइंटर बनाया है ना, और एक स्ट्रक्चर के लिए रेक्टेंगल वाला पॉइंटर बनाया हुआ है। तो अब बेसिकली यहाँ पे हमने जो पॉइंटर लोकेशन जो बताया, वो पॉइंटर लोकेशन बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपको साइज दे रहा है अलग अलग पॉइंटर्स का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे ना कि पॉइंटर्स के लिए हमारा एक्स्ट्रा साइज जो है वो बेसिकली सेव होता है। तो मैं इंटीजर कैर फ्लोट कुछ भी अगर बनाता हूँ, और मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर को तो वो 8 बाइट क्यों दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के अंदर दो वेरिएबल्स ही डाले हुए हैं जो इंटीजर टाइप के हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर का तो मेरा साइज होगा ही इतना, है ना। लेकिन जब अगर हम लोग सेकेंड वाले की अगर बात करते हैं, तो वहां पे बेसिकली तकलीफ क्या है, वहां पे तकलीफ ये है कि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट इंटरनली आपका जो स्ट्रक्चर है इसका अगर मैं एड्रेस अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे एस्ट्रिक डालता हूँ, एस्ट्रिक्ट अगर डालेंगे हम लोग, मेमोरी लोकेशन अगर प्रिंट करता है, तो ये मेमोरी लोकेशन क्या प्रिंट कर रहा है ये समझता है। तो नाउ इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट, तो ये देखो, ये आपको बताएगा यहाँ पे, जब अगर मैंने पॉइंटर को पॉइंट किया ना, तो ये बता रहा है कि अब ये इंडिविजुअली आपको बता रहा है, मतलब इंटीजर के लिए कितने बाइट्स रिजर्व हुए हैं 4, कैरेक्टर के लिए कितना है 1, फ्लोट के लिए कितना है 4, डबल के लिए 8 है, और स्ट्रक्चर के लिए 8 है। तो अब समझो, जब मैं सिर्फ पॉइंटर प्रिंट करूंगा ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट साइज वो 8 8 बाइट्स, आई मीन 8 का साइज दे रहा है। लेकिन नंबर ऑफ बाइट्स अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो वो यहाँ पे अलग है, जब आप इंटरनली यहाँ पे एस्ट्रिक डाल के देखोगे। तो यहाँ पे ये आपका डिफरेंस है।
तो जब अगर मैं सिर्फ P1 P2 P3 अगर करता हूं तो वो आपको बाय डिफॉल्ट एक सेम वैल्यू दे रहा है, रैंडम वो पॉइंट करके बता रहा है कि हाँ ये आपका वैल्यू है 8 8 8 का ही। तो सबके लिए उसने सेम रखा है, लेकिन उसमें से यूज कितना होगा, वो यूज इतना हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट पॉइंटर्स सबके लिए सेम साइज ऑफ मेमोरी दे रहा है, बट उसमें से हम लोग यूज कितना करेंगे वो इतना करेंगे। इंट फ्लोट डबल कैर कितना यूज करेगा वो हम लोग बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जब अगर हम लोग अगर हमें मेडिसिन लेना है तो आपको एक 10 का पैकेट ही मिलेगा, लेट्स सपोज मार्केट से। लेकिन उसमें से मुझे यूटिलाइज एक या दो मेडिसिन ही करने हैं, तो मैं उसमें से दो ही यूटिलाइज करूंगा, लेकिन मेरे पास पैकेट तो पूरा रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंटर्स के लिए पास मिनिमम 8 के साइज का मेमोरी आपका फिक्स रहता है, और उसमें से आप कौन से टाइप के डेटा टाइप के ऊपर पॉइंटर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगा। तो यहाँ पे अगेन एक ट्रिकी पार्ट जो मैंने बताया क्लियर है, और ये सब हमें याद रखना है बिकॉज जब इंटरव्यू में अगर हमारे कोई एप्टीट्यूड क्वेश्चंस अगर आता है ना तो उसके अंदर ये स्पेसिफिक पॉइंट आएगा। तो ये अगेन अगर मैं आपको एमसीक्यू में देता, अगर ये टॉपिक पढ़ा के भी तो भी हमें ये समझ में नहीं आता, तो भी हम लोग रॉन्ग आंसर करते। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं सीधा P1 P2 P3 अगर प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू क्या बता रहा है 888 है ना, लेकिन अगर मैं पॉइंटर असाइन करके अगर बताऊंगा तो मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, हर एक डेटा टाइप के लिए जो मेमोरी एक्चुअल जितना यूटिलाइज होगा वो 8 में से जितने मेमोरी ब्लॉक्स यूटिलाइज होंगे उतने मेमोरी ब्लॉक्स का नंबर आपको दे रहा है। तो इसी के लिए मुझे यहाँ पे अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो आपको ये दो वे में करना है, एक तो सी आउट ये वाला, और दूसरा सी आउट जहां पे मैं पॉइंटर्स हटा दूंगा। तो अगर मैं पॉइंटर्स अगर हटा दूंगा तब मेरा आउटपुट अलग आएगा। ठीक है, तो आगे आगे का आपका आउटपुट ऊपर गया। तो दिस इज हाउ थिंग वर्क्स, ये आपको टेक्निकली थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये मेरा कोड है, और इसको मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट पेज आता है। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है रेफरेंसेस। तो हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं, स्क्रीन पे फोकस करना, जो मैं लिख रहा हूँ साथ में लिखते जाना। ठीक है, तो अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है रेफरेंस। ओके, तो बेसिकली ये जो रेफरेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रेफरेंस होता क्या है? रेफरेंस बेसिकली हम लोग रेफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब एक कोई वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग रेफर करेंगे। कैसे करते हैं? तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ इंट मेन, यहाँ पे मेरा मेन चालू हुआ। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट a इक्वल टू 10, एक डेटा वेरिएबल बनाया, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एम्परसेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ r इक्वल टू a। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वेरिएबल a है इसके अंदर 10 गया है ना, और वो सेम a के अंदर का वैल्यू r में भी गया है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे सी आउट एंड ए अगर प्रिंट करने का ट्राई करता हूं, ठीक है, तो ए बेसिकली मेरे पास कोई तो एक मेमोरी ब्लॉक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 एंड 201, और इसके अंदर हमारा वैल्यू 10 सेव्ड है। तो जब अगर मैं सी आउट करूंगा तो सी आउट बेसिकली क्या करेगा, सी आउट बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, राइट? है ना, समझ में आया आपको? क्लियर है? और अगर मैंने यहाँ पे आर प्लस प्लस कर दिया, ओके, तो याद रखो यहाँ पे ये 10 सेव्ड है फिलहाल के लिए, और इस पे अगर मैं, अच्छा, अब जब मैंने एम्परसेंट आर किया ना तो बेसिकली मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ। तो ऐसा समझो कि अगर मैंने नोट्स भेजा हुआ है तो वो नोट्स मैंने आपको डायरेक्टली नहीं भेजा, उसकी जगह सीआर को भेजा है, और सीआर आपको भेज रहा है, लेकिन नोट्स तो आपको सेम मिल रहा है।
तो चाहे मैं डायरेक्ट आपको नोट्स भेजूं या फिर सीआर के थ्रू वो नोट्स आपको रेफर हो, तो एड्रेस तो सेम रहेगा। ये मेरा नोट्स है, मतलब ये मेरा डेटा है, दैट इज 10। तो अब जब मैंने यहाँ पे एम्परसेंट आर इक्वल टू ए अगर लिख दिया, तो मैं ए से रेफर करूं तो भी आप वही डेटा मिलेगा, आर से रेफर करूं तो भी आपको वही डेटा मिलेगा। तो अगर मैं सी आउट ए करके 10 करता हूं एंड उसके बाद अगर मैं आर प्लस प्लस करता हूं एंड देन इफ आई ट्राई टू प्रिंट सी आउट एंड आर, तो अब ये 11 प्रिंट करेगा और ये जो मेमोरी ब्लॉक है ना, यहाँ पे भी 11 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 10। तो ये बेसिकली हमारा पैटर्न होता है जहां पे हमारे डेटा जो है वो चेंज होता है, ये रेफरेंस होता है। और अब अगर मैं ए भी प्रिंट करूंगा ना, तो ए भी आपको आउटपुट 11 ही देगा। ओके, आई होप क्लियर है यहां तक। तो यहां पे ये जो आर है ना, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, जिसको मैं अलाइज भी बोल सकता हूं। मतलब अलाइज मींस एक ऑल्टरनेट नेम फॉर ए वाला जो मेरा डेटा है उसके लिए। तो अब ये जो रेफरेंस पॉइंट वाला जो काम है ना, ये हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। इसको अलाइज बोलते हैं। अलाइज मींस एक ऑल्टरनेट नेम, एक ऑल्टरनेट रेफरेंस पॉइंट या एक ऑल्टरनेट वैल्यू। जैसे आप समझो कि आपका नाम कॉलेज में ऑफिशियली कुछ अलग है, लेकिन घर पे आपको कुछ और नाम से भी बुला सकता है, तो दैट इज अ रेफरेंस, है ना। मतलब मैं आपको लेट्स से कि अगर मैं आपको आपके ओरिजिनल नाम से बोलूं या फिर कोई एक पेट नेम जो रहेगा उससे मैं रेफर करूं, हम लोग रेफर तो सेम पर्सन को ही कर रहे हैं, है ना। रेफरेंस के टाइम पे कोई पर्सन तो चेंज नहीं हो रहा है, बस तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम जो प्रोग्राम अभी हमने ट्राई किया वो सेम प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो लेट्स, अच्छा अभी तक मैंने जो भी बताया वो क्लियर है सबको? यस, मैंने जो भी बताया वो क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, अदर स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी बताओ, यस नो, क्विक क्विक क्विक। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। आई होप आप लोग सुन रहे। क्लियर है सबको? एवरीवन? या, ओके। तो चलो, अब ये जो भी हमने लिखा है ये प्रैक्टिकली कोड करता है। तो प्रैक्टिकली कोड करने के लिए हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे ये वाला जो हमने कोड लास्ट टाइम लिखा हुआ है, यही कोड को हम लोग यहाँ से हटा के नया कोड लिखेंगे। तो मैं ये सारा कोड हटाता हूँ और यहाँ से ये स्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए बाय द वे हमें। तो अब हम लोग के पास ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की भी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10 करूंगा, वेरिएबल बना दिया। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एम्परसेंड आर इक्वल टू ए। तो अब क्या हो गया, मेरा ए वेरिएबल जो है इसके लिए दो आपके रेफरेंसेस बन गए। ठीक है, समझो ध्यान से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ऐसा लिखता हूँ इंट बी इक्वल टू 20 एंड आर इक्वल टू अगर मैं बी करता हूं, तो यहाँ पे ये वो सेम काम नहीं करेगा, ये बाद में हम लोग चेक करते हैं। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, सॉरी सी आउट एंड यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए एंडल आर, एंडल की जरूरत नहीं है अभी। तो नाउ व्हेन आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, इसको हम लोग हटाते हैं, ये बाद में चेक करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दोनों 10 प्रिंट कर रहा है, बराबर है। क्यों? बिकॉज जब मैंने यहाँ पे एम्परसेंट आर डाला, मतलब ये सपोज ये डेटा मेरे पास ओरिजिनल है और ये अब मैंने सी आर को दिया है। तो सी आर के पास से आप नोट्स लो या मेरे पास से डायरेक्टली लो, आप सेम ही डेटा रेफर करोगे, नया डेटा नहीं रहेगा। तो रेफरेंस में मैं यहाँ पे अगर पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ ना, पॉइंटर अलग है, पॉइंटर बेसिकली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं सीधा जब एक रेफरेंस जनरेट कर रहा हूँ, तो रेफरेंस क्या करेगा, वो आपको जो आपका वेरिएबल ए है उसी को हम लोग एक पेट नेम दे रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो ए को मैंने एक ऑल्टरनेट नेम दे दिया, दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ रेफरेंस। ठीक है, तो ये जब मैंने रेफरेंस क्रिएट किया, तो रेफरेंस इज जस्ट अनदर नेम फॉर द सेम वेरिएबल। जस्ट नोट इट डाउन, दिस रेफरेंस इज अनदर, इट्स अ अनदर नेम फॉर सेम वेरिएबल, इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। व्हाट इज रेफरेंस? इट्स एन अनदर नेम फॉर सेम वेरिएबल। तो मेरे पास ए वेरिएबल के अंदर 10 डाला हुआ है, अब वही वेरिएबल को अगर मुझे एक पेट नेम देना है, ऑल्टरनेट नेम देना है, तो वो मैं यहां से दे सकता हूं। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे
जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम एक एग्जाम्पल बताया, वो अगर हमें ट्राई करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा इंट b इक्वल टू 20 एंड इफ आई जस्ट ट्राई हियर r इक्वल टू b एंड देन इफ आई से सी आउट b एंड del r, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा चेंज हो रहा है क्या, वो देखता है। तो ये देखो आपको यहाँ पे क्या दिखा अभी पहले, अच्छा यहाँ पे भी एंडल डाल देता हूं मैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पहला जो आर था उसके अंदर वैल्यू क्या था, 10 था, है ना। तो मैंने जो रेफरेंस वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर किया है यहाँ पे इंटीजर वाला, और मैंने पहले उसमें 10 डाला, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे उसमें 20 डालूंगा, जैसे बी के अंदर वैल्यू 20 था और बी को अगर मैंने ऑल्टरनेट नेम दे दिया आर, तो अभी आपका रेफरेंस वेरिएबल जो है ना वो बी को रिफर करेगा या उसके वैल्यू को रिफर करेगा, सिंपल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। और मैं ये वैल्यू डायरेक्टली चेंज भी कर सकता हूं, मतलब यहाँ पे मैं अगर r इक्वल टू 50 लिखता हूं एंड देन इफ आई ट्राई टू प्रिंट जस्ट r, यहाँ पे एंडल डाल देते हैं तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपको दिखाई देगा, पहले जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल r था उसके अंदर पहले a के अंदर 10 था, r के अंदर भी 10 था, देन b के अंदर 20 था, r के अंदर भी 20 था, फिर मैंने r के अंदर इंडिविजुअली नया वैल्यू डाला, तो अब क्या हुआ इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे एंडल a प्रिंट करता हूं, या मैं यहाँ पे एंडल b प्रिंट करता हूं, तो अब हम लोग देखते हैं कि सारे वैल्यूज चेंज हुए हैं या वो वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में मेरे पास मेरा जो रेफरेंस वेरिएबल आर है और ए दोनों का वैल्यू 10 था। इसके बाद में मेरे पास जो रेफरेंस वेरिएबल आर और बी वेरिएबल था दोनों का वैल्यू 20 था, और उसके बाद आर का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 50 हो गया, और स्टार्ट में ए का वैल्यू जो था जहां पे ऑल्टरनेट नेम हमने दिया था वहां पे आपको दिख रहा है ये क्या हो गया 50, मतलब ए का वैल्यू भी 50 हो गया। यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल सी आउट और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ ए, एंड यहाँ पे अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ए का वैल्यू भी अपडेट हो गया। ये देखो वैल्यू ऑफ ए क्या बता रहा है, 50 बता रहा है। सो बेसिकली हमने बाय डिफॉल्ट जो ऑल्टरनेट नेम बनाया था वो ए के लिए बनाया था, तो ए के अंदर 10 था, तो वो सेम वेरिएबल को हमने नाम क्या दिया आर। तो अब अगर मैं आर को मॉडिफाई करूं या ए को मॉडिफाई करूं, वैल्यू दोनों में चेंज होगा बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये रेफरेंस होता है, रेफरेंस का मतलब दिस इज एन ऑल्टरनेट नेम गिवन टू सेम वेरिएबल। तो मैं ए के अंदर यहाँ पे आर इक्वल टू 50 लिखूं या ए इक्वल टू 50 लिखूं, एट द एंड आपका ए वाले वेरिएबल का वैल्यू ही अपडेट होगा या मॉडिफाई होगा। और अगर मैं यहाँ पे आर इक्वल टू बी प्लस अगर 50 करूंगा, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा अगेन दोनों में ही वैल्यू चेंज होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका दोनों का वैल्यू चेंज होगा, ए का वैल्यू भी 70 हो गया है ना, और जो आर है उसका वैल्यू भी 70 हो गया। अब बी जो है ये तो हमने बाद में बनाया था, बी के अंदर तो हमने टेम्पररी बी का वैल्यू आर में डाला था टेम्पररी। तो जब मैंने बी का वैल्यू आर में डाला ना, तो अब क्या हुआ, ये पॉइंट पे ए का वैल्यू जो है आपका वो भी चेंज हो गया, एंड चेंज होके क्या हो गया, ये भी यहाँ पे 20 हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे जब मैंने बी वाला वैल्यू ए आर में डाला ना, तो आपका ए बी और आर तीनों का वैल्यू सेम हो गया था। ठीक है, ये समझो ध्यान से। तो रेफरेंसेस बेसिकली क्या करता है, एक वेरिएबल को ऑल्टरनेट नाम देता है, पेट नेम देता है, इसको रेफरेंसेस बोलते हैं हम लोग। तो जब अगर मैंने ए का रेफरेंस क्रिएट किया यहाँ पे आर वाला, दैट इज अ रेफरेंस, तो अब मैं ये जो वैल्यू 10 है इसको ए के थ्रू भी रिफर कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, या उसका जो ऑल्टरनेट नेम आर बना है उसके थ्रू भी रिफर कर सकता हूँ। और मैंने ये सेम आर के अंदर अगर नया वैल्यू अपडेट किया, तो अब क्या होगा, ये वैल्यू आपका ए में भी अपडेट होगा, आर में भी अपडेट होगा। यहां पे अगर मैं अगर लिखता हूं डबल कोट्स में, यहां पे मैं लिखूंगा न्यू वैल्यू ऑफ ए, और उसके आगे अगर मैं यहां पे डालता हूं ए, तो आपको यहां पे दिखेगा, एंड एंडल लिखता हूं यहां पे, तो आपको यहां पे दिखेगा ए बी और आर तीनों का वैल्यू आपको सेम दिखाई देगा ये पॉइंट पे।
देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये ए का वैल्यू है, ये आर का वैल्यू है, बराबर है। स्टार्ट में ए और आर का वैल्यू 10 10 था, उसके बाद में ए का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू यहाँ पे 20 हो गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ बी, तो ये मेरा वैल्यू ऑफ बी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ये देखो ये मेरा वैल्यू ऑफ बी है, वैल्यू ऑफ बी 20 है, आर का वैल्यू भी 20 है, और अगर आर का वैल्यू 20 हो गया तो ए का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 20 हो गया, बिकॉज आर इज एन ऑल्टरनेट नेम गिवन टू द सेम वेरिएबल। ए वाले वेरिएबल को ऑल्टरनेट नेम आपने आर दिया था, तो अगर मैं आर को अपडेट करूंगा तो आपका ए का वैल्यू भी अपडेट होगा। आई होप समझ में आ गया सबको। Am I clear with this? This is references. Am I clear? Yes or no? सबको समझा? Yes. बाकी स्टूडेंट्स जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग यहाँ पे और एक नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अब ध्यान से समझो जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। जो हमने पॉइंटर्स वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, वो पॉइंटर्स वाला कंसेप्ट और उसके साथ में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अभी। ठीक है, आप समझो जो मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको कोडिंग जो है वो बहुत प्रॉपर वे में और जो हमें जरूरी है वो वाला कोडिंग मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंटर्स इन अ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, एक लेंथ वाला और एक ब्रेथ वाला। तो दो वेरिएबल हमने बना दिए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे मैं मेन मेथड चालू करता हूँ इंट, अच्छा ये सेमीकोलन आएगा, इंट मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर अब मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, तो बेसिकली मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रक्चर का, आर वाला, और इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 10,5 डाल के, मैंने लेंथ और ब्रेथ को वैल्यू दे दिया है ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं स्ट्रक्ट, ओके, रेक्टेंगल एंड पॉइंटर पी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, ऊपर अगर आप देखेंगे इसके लिए 2 बाइट आपके रिजर्व हुए है ना, सेम जो हमने कल समझा था, इसके लिए 2 बाइट्स मेरे रिजर्व होंगे, और ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल मेरे पास 4 बाइट्स आ गए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो एक वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का, तो वो आर वाला वेरिएबल रहेगा, जिसके अंदर यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ है, लेंथ में 10 वैल्यू जाएगा, ब्रेथ में 5 वाला वैल्यू जाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया। अच्छा, अब ये होने के बाद मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं आर डॉट लेंथ इक्वल टू 15, तो ये जो वैल्यू आपका 10 है, ये 10 के जगह पे मेमोरी में मेरा वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट? समझ में आया? बराबर है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, मैंने पॉइंटर बनाया हुआ है, तो हमने जो पॉइंटर बनाया ना, मैं यहाँ पे पॉइंटर लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर पी बनाया हुआ है, तो पॉइंटर पी के अंदर क्या होगा, पॉइंटर पी के अंदर मेमोरी एड्रेस सेव्ड होगा। किसका मेमोरी एड्रेस सेव्ड होगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ वाला जो मेरा वेरिएबल है ये है ना, ये लेंथ वाले वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है ये 200 है, तो पॉइंटर पी बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ योर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जहां से चालू होगा, अब स्ट्रक्चर के अंदर आपके कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहने दो, तो वो जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना उसके वैल्यूज यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और अच्छा अब यहाँ पे हमने थोड़ा प्रॉपर डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, पॉइंटर पी इक्वल टू एम्परसेंट आर, तब जाके मेरा स्ट्रक्चर जो भी बनेगा उसका जो भी मेमोरी लोकेशन रहेगा वो यहाँ पे असाइन होगा।
और मैं आर के थ्रू वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकता हूं। तो यहाँ पे ब्रेथ इक्वल टू अगर मैं 20 करूंगा तो मेरे पास मेमोरी में जो ब्रेथ सेव्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये तो मैं वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ, और सिमिलर वे मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंटर पी डॉट लेंथ इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, पॉइंटर पी जो है वो बेसिकली किसको रिफर कर रहा है, मेमोरी लोकेशन जहां पे मेरा लेंथ वाला वेरिएबल सेव्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर पी डॉट लेंथ 25 करता हूं तो अभी भी आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली पी बेसिकली किसको, लेंथ को एक्सेस करेगा और जिसका वैल्यू वो 25 सेट कर देगा। समझ में आ गया, क्लियर है? एम आई क्लियर विद दिस? यस, यस नो? तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम लोग पॉइंटर क्रिएट करते हैं, और पॉइंटर मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। एम आई क्लियर विद दिस? यस नो? जल्दी से रिप्लाई करो। अदर स्टूडेंट्स, रिप्लाई क्विक। ओके, सो ये होने के बाद में अगर हम लोग इसको मेमोरी एलोकेशन वाले पार्ट से अगर समझते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर आपको वापस बताता हूँ। अच्छा, ये प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और एक बार अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मेरे पास नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम वाला ऊपर वाला। तो सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। अब स्ट्रक्ट रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल है, इंट लेंथ एंड इंट ब्रेथ। और उसके बाद में इंट मेन मेथड आएगा, और जो मेरा मेन मेथड है, ये मेन मेथड के अंदर हमारा स्ट्रक्चर के लिए मैं सीधा यहाँ पे उसका पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा जो रेक्टेंगल वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मैंने सीधा एक पॉइंटर दे दिया पी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर पी क्रिएट कर दिया। ओके, जहां पे मेमोरी लोकेशन सेव्ड होगा। किसका मेमोरी लोकेशन सेव्ड होगा, तो मेरे पास एरे है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ जो सेव्ड हो रहा है, जहां कहीं पे भी है, ये इनका मेमोरी लोकेशन सीधा सेव कर देगा, स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन ऑफ लेंथ। तो इसका मेमोरी लोकेशन जो भी रहेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अच्छा, अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो हम इसको सेकेंड वे में कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। ओके, उस पे पॉइंटर डाल दिया मैंने ऐसे करके, जैसे इंट पॉइंटर डाला था। तो बेसिकली मेरा स्ट्रक्चर के लिए जितना मेमोरी लोकेशन की जरूरत है उतना मेमोरी लोकेशन दे दो। और उसके आगे ये इसके आगे का लाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो एम अलोक, दैट इज मेमोरी अलोक। कितना मेमोरी अलोक अलोकेट करना है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट रेक्टेंगल को जितना जरूरी है उतना। तो हमने जैसा एरे एरे के लिए किया था ना अभी जस्ट, वो सेम काम हम लोग यहाँ पे बेसिकली हमारा ये वाले पार्ट के लिए करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे p के थ्रू सीधा रिफर कर सकता हूँ, आई कैन से लेंथ इक्वल टू 10, एंड p के थ्रू मैं सीधा जो ब्रेथ है इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। आई होप समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो जैसे एरे के लिए हमने एरे के साथ पॉइंटर्स यूज किया था, वैसे ही जस्ट मैंने आपको जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके साथ पॉइंटर्स यूज करके बताया। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? एवरीवन, क्विक क्विक क्विक। थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा आप समझो कि आप एक लेवल आगे आ रहे हो, है ना। तो मैं आपको इसके लिए कंटिन्यूअस प्रोग्राम्स का कोड का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सो दैट जब हम लोग थोड़ा 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 एडवांस करेंगे तो वो टाइम पे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने प्रोग्राम अभी डिस्कस किया था उसको एक बार प्रैक्टिकली हम लोग ट्राई कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट प्रैक्टिकली। हम लोग हमारे यहाँ पे आ जाएंगे ऑनलाइन कंपाइलर पे। ऑनलाइन कंपाइलर पे आके ये सब मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रक्चर बना देंगे।
रेक्टेंगल वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल वाला मेरा स्ट्रक्चर बना दिया है, और ये रेक्टेंगल वाले स्ट्रक्चर के अंदर दो वैल्यूज जाएंगे मेरे, है ना। तो पहला रहेगा इंट लेंथ, दूसरा रहेगा इंट ब्रेथ। तो मेरे दो वेरिएबल्स यहाँ पे बन गए। तो मेरा स्ट्रक्चर तो डिफाइन हो गया। अब स्ट्रक्चर डिफाइन होने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, और उसके आगे आर इक्वल टू, मैंने हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इनिशियलाइज करने का मतलब है उसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल बना, ठीक है, इंट रेक्टेंगल आर, ये मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल का डिक्लेरेशन था। एंड उसके आगे कर्ली ब्रैकेट में जो 10 एंड 15 डाला, दैट वाज अ इनिशियलाइजेशन, ठीक है, दैट वाज एन इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस वेरिएबल। आई होप समझ में आया सबको। जो मैंने वर्ड बोला वो ध्यान से समझो, वो आपको पता चलना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिंपली अगर मुझे ये सेम वैल्यूज को अगर रिफर करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी आउट आर डॉट लेंथ, और यहाँ पे मैं एंडल डाल दूंगा, एंड सी आउट आर डॉट ब्रेथ। एंडल की यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो लाइन एंड करके क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या हो गया, सो ये देखो, वहां पे सेमीकोलन नहीं डाला था स्ट्रक्चर के बाद, इसके लिए वो एरर आ रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, लेंथ वाला जो है उसमें भी 10 वैल्यू गया है, ब्रेथ वाला जो है इसके अंदर 20 वैल्यू गया है, बराबर है। तो अब हम लोग ये जो भी है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अब हम लोग जो रेक्टेंगल है, सॉरी पॉइंटर जो है, पॉइंटर बनाता है। तो पॉइंटर बनाने के लिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ऊपर पॉइंटर बनाना है। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर बनाऊंगा, और वो पॉइंटर किसको रेफर करेगा, तो मेरा जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल कौन सा है, आर। तो आर का जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम लोग पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं। मतलब अब मेरा आर वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशन को असाइन करेगा, जहां पे मेरा डेटा सेव्ड है स्ट्रक्चर का, वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंटर भी असाइन करेगा। एंड नाउ इफ आई जस्ट सी आउट, देन पी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये एरो बनाते हैं हम लोग, और एरो के आगे मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ, ध्यान से समझो, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंडल, एंड सेम वे यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रेथ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा ये सेम वैल्यू। अच्छा, ये ऊपर वाला मैं यहाँ पे एंडल डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, मैंने पॉइंटर और उसके आगे ये एरो डाला है, ऐसे ये एरो डालते हैं हम लोग, सिंटेक्स याद रखना, ये ऐसे एरो डालते हैं हम लोग। और वो एरो डालने के बाद में अगर मैं ये सेम कोड को अगर रन करता हूं तो आपको यहाँ पे उसका सेम आउटपुट दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे इसका ये सेम आउटपुट आ रहा है 10 एंड 15। तो मैं पॉइंटर जो मैंने बनाया पी, उसके थ्रू एरो बता रहा हूं मैं। एरो का मतलब सेम जैसा हम लोग पॉइंट कर रहे हैं वैसा ही यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, और वो एरो के थ्रू मैं वो सेम चीज रेफर कर रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, ये एक नया सिंटेक्स जो अभी हमने सीखा, सबको समझ में आया? क्लियर है? एरो, एरो याद रखो, ये आपको पता होना चाहिए। एरो हम लोग यूज करते हैं, तो जब अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया और पॉइंटर के थ्रू अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं वहां पे वो एरो यूज करूंगा बेसिकली, जिसके थ्रू मैं उसके सेम वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। किसी को भी डाउट है, सिर्फ एक जैसा हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वैसा ही सेम यहाँ पे लिखा है मैंने, एरो बना के पॉइंट कर दिया कि भाई पॉइंटर बेसिकली रिफरिंग टू लेंथ, पॉइंटर रिफरिंग टू ब्रेथ। तो उसके आगे वो जो पॉइंट है वो पॉइंटर ही मैंने बनाया, एरो ही मैंने बनाया, है ना, जिसके थ्रू हम लोग रेफर कर रहे हैं। सिंपल है, क्लियर क्लियर गर्ल्स? रिप्लाई अदर्स इज वेल, रिप्लाई क्विक। कहीं पे भी कोई पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है, डाउट लग रहा है तो पूछो मुझे, तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँ चीजें। एम आई क्लियर? क्विक क्विक रिप्लाई रिप्लाई। एम आई क्लियर? यस यू नो? एनीवन, एनी डाउट्स?
एवरीवन रिप्लाई, बी अटेंटिव एंड क्विक। ओके। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है, ये वाले कोड को मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट वाले पे हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट वाले के अंदर बेसिकली हम लोग एक लास्ट प्रोग्राम हम लोग करके फिर ब्रेक ले लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके आगे हम लोगों ने जो मैंने आपको मेमोरी एलोकेशन वाला जो सिखाया था, वो मेमोरी एलोकेशन वाला अभी हम लोग ट्राई करेंगे। तो ये ऊपर वाला जो कोड है इसको मैं हटा दूंगा, ये वाला कोड। ठीक है, और उसके जगह पे अब हम लोग यहाँ पे, ये मेरा स्ट्रक्चर तो बना हुआ है बाय द वे। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, और स्ट्रक्चर के आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बना दूंगा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे एक पॉइंटर दे देता हूँ, दैट इज पी। सीधा मैं पॉइंटर दे रहा हूँ, मतलब वो स्ट्रक्चर वेरिएबल बना के फिर वो वेरिएबल के ऊपर पॉइंटर डालना, ऐसा नहीं, मैं सीधा पॉइंटर दे सकता हूँ और वो पॉइंटर सीधा जो मेरा डेटा रहेगा उसको रेफर कर पाएगा। तो ये मेरा और भी शॉर्टकट वे हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मैंने पॉइंटर किसके लिए बनाया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट कौन सा स्ट्रक्चर, मेरा जो रेक्टेंगल वाला स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मैंने पॉइंटर बनाया। तो यहाँ पे मैंने स्टार डाल दिया। क्या करना है, उसको मेमोरी एलोकेट करो। तो मेमोरी एलोक, ये मेरा फंक्शन आ गया एम एलोक वाला। कितना मेमोरी एलोक करना है तो मुझे नहीं पता है, आप जाके देखो। जितना मेरा स्ट्रक्चर का साइज है उतना मेमोरी असाइन कर दो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट, मेरा रेक्टेंगल वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जितने वेरिएबल हमने बनाए हुए हैं, तो मैंने दो वेरिएबल बनाया ना, तो यहाँ पे इसका साइज कितना होगा, 224 बाइट्स। और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट ओएस अगर हम लोग रेफर करेंगे तो इंटीजर के लिए वो 4 4 बाइट देता है। तो लेंथ के लिए 4 बाइट, ब्रेथ के लिए 4 बाइट, 8 बाइट, 8 बाइट्स होंगे। 32 बिट ओएस अगर रहेगा तो 2 2 बाइट असाइन करता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग अगर 2 2 बाइट असाइन हुए इन दोनों एंड के लिए तो 4 बाइट जाएंगे, दोनों एंड के लिए अगर 4 4 बाइट असाइन हुए तो 8 बाइट जाएंगे। तो यहाँ पे आई थिंक ये 8 बाइट्स असाइन करेगा, 64 बिट ओएस ये फॉलो कर रहा है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे, अब जो मैंने एरो वाला फंक्शन जस्ट आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे एरो बनाऊंगा। मैं एरो बना के किसको पॉइंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं लेंथ को पॉइंट कर रहा हूँ। कितना वैल्यू डाल रहा हूँ, मैं 10 डाल रहा हूँ। देन सेम वे पी एरो, मैं ब्रेथ को रिफर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं कितना वैल्यू डाल रहा हूँ, 20 वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो पॉइंटर मैंने बनाया और वो पॉइंटर के थ्रू मैंने लेंथ और ब्रेथ के अंदर वैल्यूज डाल दिए। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो सी आउट, सेम जैसा हमने अभी किया था, मैं सी आउट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं लेंथ को, एंड इसके आगे मैं लिख दूंगा एंडल। एंड सेम वे सी आउट, आई एम पॉइंटिंग टू, माई पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू ब्रेथ। यहाँ पे एंडल की जरूरत नहीं है। हो गया मेरा काम। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले वाला जो हमने प्रोग्राम देखा ना, वो वैसा ही सेम ये रिजल्ट दे रहा है, लेकिन शॉर्टकट क्या हो गया, अब यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल अलग से वो जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो बनाए बिना पॉइंटर से ही मेरा काम हो गया। आई होप समझ में आ गया सबको। तो माई वर्क इज डन जस्ट विद द हेल्प ऑफ दोज पॉइंटर्स, आई डोंट नीड टू असाइन एनी स्ट्रक्चर वेरिएबल हियर। तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया। तो हम लोग पॉइंटर्स को बहुत एक्सट्रीमली यूज करते हैं, और जब अगर आप इंटरव्यू दोगे कहीं पे तो वहां पे भी बहुत बड़े लेवल पे पॉइंटर्स यूज होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अभी तक जो भी मैंने ये कोड बताया, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया है। आई गिव यू अ शॉर्ट ब्रेक और वापस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 6:45 हम लोग वापस कंटिन्यू करके मैं आगे का कुछ पार्ट जो है वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। ओके, जहाँ पे हम लोग फंक्शंस को ये एडवांस वे में समझेंगे, फंक्शन पैरामीटर्स मेथड्स को हम लोग एडवांस वे में समझेंगे। तो कुछ चीजें जो मुझे बताने हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग 6:45, आप फ्रेश होके आ जाओ, थोड़ा हमारा और एक 1 आवर चलेगा जिसके अंदर मैं और सर्टन चीजें आपको बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम लोग C++ कंबाइन कोडिंग सीखेंगे। बराबर है। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं, और जो भी मैंने ग्रुप में कोड डाला है वो आपको, या जो भी हमने अभी प्रैक्टिस किया है वो आपको प्रैक्टिस करना है, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालना है। आई वांट स्क्रीनशॉट फ्रॉम ऑल दी स्टूडेंट्स। ओके, एवरी स्टूडेंट सपोज टू पोस्ट इट। चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं।
तो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक। अब जो मैंने लास्ट आपको जो सिखाया था ना, उसके अंदर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। मतलब ये जो कोड हमने किया था उसमें एक शॉर्टकट वे भी हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन किया था, तो उसके लिए हमने ये पूरा जो ये लाइन जो लिखा है, ध्यान से देखो, ये वाला जो पूरा लाइन हमने लिखा है, ओके, ये सेम लाइन को मैं कट शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे सिंपली इसको इनिशियलाइज करके लिख दूंगा न्यू रेक्टेंगल, दैट्स इट, एंड दिस विल जनरेट द सेम रिजल्ट फॉर मी। ठीक है, तो ये एक चीज मैं बताना भूल गया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपको सेम रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो मैंने जो प्रीवियस यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रीवियस ये वाला लाइन था, बराबर है। तो ये लाइन को अगर मैं कमेंट करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल दैट विल ऑल्सो बेसिकली assign a memory location. Okay, this will also assign basically memory as per the size of your structure। और ये सेम काम करेगा, तो ये इंटरनली सेम काम कर रहा है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और ये जो कोड है, ये अपडेटेड वाला एक स्पेसिफिक कोड मैं आपके साथ शेयर करना, आई मीन ये वाला एक ट्रिक मैं आपको बताना भूल गया था, जो अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज डन। चलो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शंस, तो फंक्शंस हम लोग वो टॉपिक पे जाएंगे अब। तो फंक्शंस बेसिकली होता क्या है? तो फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो फंक्शन आई कैन से इट इज अ पीस ऑफ कोड विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग जब साथ में ग्रुप करता है ना, तो फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ चीजें जो हमें समझना है, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सो विल जस्ट गो बैक टू आवर स्क्रीन। और यहाँ पे फंक्शंस के बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। और यहाँ पे अगर आप लेट्स जस्ट फोकस हियर, आई विल गिव अ टाइटल। टाइटल इज फंक्शंस। ओके, तो वी आर बेसिकली स्टडिंग ये फंक्शंस। अब फंक्शंस के अंदर क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना है? सो फर्स्ट रहेगा व्हाट आर दी फंक्शंस। ये तो काफी सिंपल है। ओके, सेकेंड जो है वो रहता है पैरामीटर पासिंग। तो पैरामीटर्स क्या रहते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। अब पैरामीटर पासिंग के अंदर तीन टाइप में पैरामीटर्स पास होते हैं। एक रहता है पास बाय वैल्यू। ओके, सेकेंड रहता है पास बाय रेफरेंस, एंड थर्ड रहता है पास बाय एड्रेस। तो ये तीन टाइप है बेसिकली हमारे, जो हमें सीखने हैं। तो एक बार क्विकली हम लोग फंक्शंस रिवाइज करेंगे, और उसके साथ में ये चीजें जो है ना, ये हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है, अगर मैं बहुत सिंपल सा एक पैटर्न अगर आपको बता दूं फंक्शंस का, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा कोई एक प्रोग्राम एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस होंगे। ठीक है, ये मेरा फंक्शन वन हो गया, जिसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड रहेंगे। देन ये मेरा फंक्शन टू हो गया, इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड रहेंगे। देन ये फंक्शन थ्री हो गया, इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड रहेंगे। और ये सारे फंक्शंस को हम लोग, जो मेरा मेन वाला फंक्शन है, इसके अंदर कॉल करता है। फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, लाइक दिस। तो ये वे में आपके फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब जब हम लोग यहां पे एक ही कोड, समझो ध्यान से, अब मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं। हम लोग अभी तक जो सीख रहे थे ना, इसको हम लोग मोनोलिथिक प्रोग्राम बोलते हैं।
ठीक है। मोनोलिथिक प्रोग्राम मतलब, मोनोलिथिक प्रोग्राम का मतलब क्या रहता है, इंट मेन एक मेथड आएगा और इसी के अंदर मेरे सारे लाइन ऑफ कोड इसी के अंदर लिखे रहेंगे, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, इसको मोनोलिथिक बोलते हैं। लेकिन जब मैं हम लोग फंक्शंस पे जाते हैं, ठीक है, जहां पे मेरा अलग अलग कोड, फंक्शन वन एक मेन फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है, फंक्शन टू ये बाहर लिखा है, फंक्शन थ्री ये अगेन मेन मेथड के बाहर लिखा हुआ है, और फिर मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ये सारे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बराबर है। मतलब फंक्शन वन, फंक्शन टू एंड फंक्शन थ्री, ये सबको हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पैटर्न है ना, ये मोनोलिथिक प्रोग्राम हो गया, जहां पे सब कुछ आपका मेन फंक्शन के अंदर आता है। और ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्राम बोलते हैं, जहां पे मॉड्यूल वाइज फंक्शन मेरे डिवाइड होंगे, या फिर प्रोसीजरल प्रोग्राम बोलेंगे, प्रोसीजरल प्रोग्राम। ठीक है, ये वर्ड्स हमें समझ में आना चाहिए, ये वर्ड्स हमें याद रहना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, सबको समझा? यहां तक किसी को भी डाउट है? क्लियर है सबको? ओके। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, ये वाला फंक्शन वाला जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। ओके, ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एंड आई वांट यू टू फर्स्ट प्रैक्टिस जो हमने किया है वो वाला पार्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये फंक्शंस मैं इसके बाद वाला लेक्चर मोस्टली मैं संडे को लेक्चर लूंगा, और संडे हम लोग फंक्शंस वाला बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो बी विथ मी, और कुछ नोट्स जो मैं शेयर करूंगा वो आपको पढ़ना है, ऑफ कोर्स रीड करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर फंक्शंस कंटिन्यू करेंगे।